चलिए उसका एक कंसाइज हम लोग वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज अल्टीमेट एनालिसिस पढ़ना हम लोग को, जिसको हम लोग एलिमेंट्री एनालिसिस भी बोलते हैं। जो है पहला जो है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, दूसरा परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, तीसरा परसेंटेज ऑफ एस, और चौथा परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, इन चारों चीज का एनालिसिस हमने किया था। ये चारों चीज प्रोक्सीमेट एनालिसिस में आते हैं। इनका यूजिबिलिटी क्या से सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसे कितना कार्बन हमको, कितना कोल या कितना वाइवेट कोल हमको बर्न करना पड़ेगा कि हमको इतना एनर्जी, इतना जूल एनर्जी या इस काम के लिए हमको ये चीज मिल जाएगा। तो ये लगभग ये जो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन जो होता है उसके लिए ज्यादातर हम लोग प्रोक्सीमेट एनालिसिस ही करते हैं। वहां पे हम लोग जो है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कितना हो रहा है, या फिर उसको मतलब क्या उससे और केमिकल्स बनेंगे, इन सब चीजों को कंसिडरेशन उतना कम ही करते हैं। क्या हम लोग घर वगैरह में कोयला वगैरह या फिर कोई भट्टी वगैरह में जहाँ ईंट वगैरह ये सब पकाया जाता है, तो वहाँ ब्रिक्स वगैरह का जहाँ पकाया जाता है वहाँ पे कोई कैलकुलेशन उतना नहीं करते हैं कि इस कोयले में कितना आपका नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन है, कितना सल्फर है। वहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि हाँ हमको इतना यूटिलाइजेशन, इतना चीज पकाना है, इतना वो करना है, इतना टन कोयला या इतना हमको कोयला लगेगा, तो इसमें इतना खर्च बैठेगा। उसी के हिसाब से उसका रेट भी डिसाइड होता है कि क्या रेट हम लोग का कॉस्ट पड़ने वाला है। तो उन सब में सबसे पहला जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं वो मॉइस्चर एनालिसिस, कि मॉइस्चर कितना है। तो मॉइस्चर के लिए हम क्या करते हैं, हॉट ओवन में उसको 1 आवर के लिए हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो उससे क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होता है वहां से वो डिसअपियर हो जाता है, वहां से मॉइस्चर हट जाता है। हम क्या करते हैं, उस कोल सैंपल का वेट लेते हैं, और वेट लेने के बाद उसको जो है परसेंटेज उसका निकाल लेते हैं। तो W हमने क्या किया था, कोल सैंपल का वेट लिया था, नॉन वेट था जो है, ये सैंपल वेट है। ठीक है, सैंपल वेट। तो ये हमारा क्या है, कोल सैंपल। यहां हमने कोल सैंपल लिया वो, और जब हमने उसको मॉइस्चर फ्री जो हमारा वो आया आफ्टर द प्रोसेसिंग, जो हॉट ओवन में उसको हमने हीट किया है 1 आवर के लिए, और उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस जो बचा उसमें वो है, उसका वेट हमने किया तो वो आया W1। यानी वहां से मॉइस्चर फ्री है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जितने भी उसमें थे वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। उसको हमने बाहर निकाला और एक ऐसे 1 आवर के लिए हीट किए 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल थे वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, और जो बचा हुआ जो उसमें रह गया W1 वेट, जिसको हमने निकाल कर वेट किया, उसको हम ऐसे एक पॉट में रखते हैं कि उसमें फिर से एयर एब्जॉर्ब ना हो, और फिर उसको हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो W1 वेट आया उससे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है मॉइस्चर उस सैंपल में। तो मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, W माइनस W1, यानी लिया हुआ वेट जो सैंपल का वेट था उसमें से जो हमारा जो मॉइस्चर हटाने के बाद, मॉइस्चर वहां से सेपरेट करने के बाद जो वेट आया था W1, उसको माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस इन वेट। प्रोसेस के बाद वेट में कितना डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस इन वेट हमने निकाल लिया। मॉइस्चर रिमूव करने के बाद उस सैंपल में, लिए गए सैंपल में, और जो मॉइस्चर रिमूव करने के बाद जो वेट आया W1, उसमें कितना डिफरेंस था, वो डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको डिवाइड कर दिया सैंपल के वेट से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉइस्चर परसेंटेज हमारा ये निकल गया। ठीक है, यहाँ हमने
मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया इस मेथड से। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, दूसरा चीज कैलकुलेट करने अब हम लोग चल रहे हैं। ये है हमारा वोलेटाइल मैटर। उसमें वोलेटाइल मैटर का कितना परसेंटेज है, यानी कितना वो है जो कोल के वोलेटाइल मैटर वही होगा ना कि कोल के इग्निशन टेम्परेचर तक जाने से पहले, यानी कोल जब तक अपने इग्निशन टेम्परेचर तक जाएगा उससे पहले ही वो क्या करे, वो बर्न हो जाए या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाएगा उसका वोलेटाइल मैटर। तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे एक फर्नेस लेते हैं जिसको मफल फर्नेस बोलते हैं। ठीक है, मफल फर्नेस हमने लिया, उस मफल फर्नेस को क्या कर दिया, उसका लीड जो है आगे से जो उसका लीड यानी मतलब उसका जो ढक्कन हो गया, यानी उसको जो हमने कवर्ड कर दिया। कवर्ड करने से क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तो वोलेटाइल नहीं होगा, वहां बर्निंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्निंग जो है उससे जो कंप्लीटली वोलेटाइल करने से पहले ही बर्निंग शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको 927 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 927 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक इसको 7 मिनट तक हीट करेंगे। 7 मिनट तक जब इसको हीट करेंगे तो जितने जो उसमें कंपाउंड या मॉलिक्यूल हैं कि जो बर्न नहीं होके डायरेक्ट क्या होते हैं, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो उनका हमको वेट यहां से पता चलेगा। तो W1 हमने जो वेट लिया था फर्स्ट फेज में, क्या चीज के लिए, मॉइस्चर परसेंट कैलकुलेट करने के बाद उसी W1 वेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसी जो है ये हमारा इसके लिए अगले प्रोसेस के लिए जो ये इनपुट का काम करेगा ये W1 वेट। तो इस W1 जो वेट है उतने ही अमाउंट जो अमाउंट बचेगा वो W1 उसको हम लोग क्या करेंगे, मफल फर्नेस में हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो वोलेटाइल मटेरियल है वो क्या हुआ, गैसियस उसमें कन्वर्ट हो गया। जो रेसिडुअल पार्ट बच गया, जो सॉलिड पार्ट, वो W2 उसका वेट करके हमने निकाल लिया। ये W2 जो वेट करके निकाल लिया, तो W2 और ये W1 इनके डिफरेंस से हमको पता चल जाएगा कि वोलेटाइल मैटर का कितना भार था। वहां से हमने क्या किया, W1 माइनस W2 निकाल लिया। लेकिन हमारा सैंपल क्या था, सैंपल अभी भी W ही है, कोल सैंपल जो हमने लिया है वो W ही रहेगा। तो इससे हमने क्या कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। डिफरेंस जो है W1 माइनस W2 बाई W इंटू 100। तो इससे हमारा वोलेटाइल मैटर का जो है परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। तीसरा जो वो है जो हमें कैलकुलेट करना है कि उसमें परसेंटेज ऑफ एस कितना है, कितना जो है जलने के बाद, बर्निंग होने के बाद उसमें राख बचा रहेगा, उसका परसेंटेज क्या है। इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मफल फर्नेस में जो हीटिंग हम कर रहे थे कवर्ड लीड के साथ, वो कवर्ड लीड को हटा के विदाउट लीड कर देंगे, यानी उसको ओपन कर देंगे। तो वहां से क्या होगा, यहां से इसको O2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो ये W2 जो है ये बर्न हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर। ठीक है, और जो भी है गैसेज जो बर्न होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वहां से सेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, या कहिए आप वहां से हट जाएगा। अब जो है यहां से तो इस पे कितने टेम्परेचर पे करेंगे, 700 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसको हीट करेंगे। कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। उसके बाद जो उसमें बचा हुआ जो वेट रहेगा, जो जो राख बचा हुआ रह गया, अनबर्न पार्टिकल, अनबर्न सब्सटेंस जो बचा हुआ रह गया, जो कंबशन में पार्टिसिपेट
नहीं लिया, उसका वेट हम लोग कर लिए, वो आया हमारा W3। ठीक है, इस W3 से हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एस निकालेंगे, W3/W इंटू 100। तो यहां से हमारा एस का परसेंटेज भी निकल गया। उसके बाद अब हमको निकालना है कार्बन का परसेंटेज की कार्बन परसेंटेज कितना था। मॉइस्चर कैलकुलेट कर लिया, वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट कर लिया, एस कैलकुलेट कर लिया, बच क्या गया कैलकुलेट करने के लिए, कार्बन परसेंटेज। तो सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल कितना होगा परसेंटेज, 100 ही। और इन सब का परसेंटेज हमको पता चल गया एक, तो रिमेनिंग जो होगा 100 में जो बच गया वो कार्बन परसेंट होगा। तो 100 में इन तीनों परसेंटेज को हम सम करके माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग परसेंटेज जो होगा वो कार्बन। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट एक ही जो अल्टीमेट एनालिसिस में है, हम दो ही चीज का पढ़ेंगे, एक तो कार्बन का और दूसरा हमारा जो है हाइड्रोजन का। देखिए, अल्टीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस को हम लोग एलिमेंट्री एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री एनालिसिस मतलब इसमें एलिमेंट जो पाए जाते हैं उनका भी हम लोग, उनका कंपोजिशन हम लोग याद प्राप्त करते हैं। तो इस एनालिसिस में एक्चुअली वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि मेन मोटो हमारा था कार्बन का परसेंटेज ज्ञात करने का, कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। यहाँ पे जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। एलिमेंट जनरली जो हमारा होल होता है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आपका हाइड्रोजन और जो है सल्फर, ये सारा चीज पाया जाता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि कार्बन और हम हाइड्रोजन का परसेंटेज यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, ये सबको ही जानते हैं हम लोग कि कार्बन को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CO2। और अगर हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता है तो वो बनाता है वाटर। तो इस कोल सैंपल में जब हम इसको बर्न करेंगे एक फिक्स अमाउंट ऑफ कोल लेकर, तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन H2O बनेगा। तो जितने भी, अगर हम इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर सप्लाई करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर सप्लाई करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। प्रॉपर्टी का हम यूटिलाइज करके उसको क्या करते हैं कि KOH एंड CCl3, ये दोनों जो कंपाउंड हैं, ये क्या करता है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, अपने साथ रिएक्ट करवा लेता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, K2CO3 एंड H2। वैसे ही CaCl2 क्या करता है, एनहाइड्रस CaCl2 हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जिसमें वाटर का मात्रा नहीं होता है, वाटर लेस होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ से वाटर जो है इससे क्रॉस करेगा, जाएगा, तो इस वाटर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और हाइड्रस CaCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके क्या करते हैं, इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये कैसे करते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा स्क्रीन चेंज करते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल डस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्रस्ट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, डस्ट में। उसको हम लोग यहाँ पे लिए। अब यहाँ पे जब ये बर्न होगा, ठीक है, तो इधर से तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से जब बर्न होगा तो इस साइड की तरफ ये
जो भी गैसेस हैं CO2 और H2O, वो इधर से रिलीज होंगे, इधर से बाहर की तरफ आएंगे। ऊपर से ये लॉक है, ऊपर से बंद है, इसमें गैसेस एक पास कर सकते हैं, पार्टिकल पास नहीं करेगा। तो CO2 और H2O जो है हमारा, वो यहां से गैसियस फेज में यहां से निकल गया, CO2 एंड H2O। ठीक है, यहां हमने क्या किया, यहां पे कार्बन, ये वाटर को कौन ऑब्जर्व कर रहा था? जब जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो क्वांटिटी है वो नोन है, हमने इसका नोन क्वांटिटी लिया है, जितना भी इसका क्वांटिटी है वो हमको पता है। तो हमने क्या किया, CaCl2 जो लिया, अब इसके में जैसे ही CO2 और H2O आएगा तो ये क्या करेगा, H2O को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, H2O को कैप्चर करेगा और ये फिर बना देगा यहाँ पे क्या, CaCl2, यानी हाइड्रस क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड 7H2O। इस तरीके से जितने भी आ गए, यहां से क्या हुआ, H2O यहां पे ट्रैप हो गया, पकड़ा गया। फिर आगे इधर बच क्या गया, CO2। CO2 यहां से इस एरिया में आया। ठीक है, अब CO2 जो है यहां पे, CO2 को ट्रैप करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे ये क्या करेगा, CO2 को ट्रैप करेगा, CO2 को ये ट्रैप कर लेगा, ये बनाएगा क्या, K2CO3, K2CO3 प्लस H2O। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ H2O को ट्रैप करवाते हैं, H2O को यहाँ पे पकड़ के वो करना होता है। ठीक है, यहाँ पे H2O भी बनता है, ये ध्यान रखिए। जो यहां तक आते आते ये शांत भी हो गया है, जो गैसेस हैं वो लगभग शांत भी हो गया है। तो यहां से जो बचेगा, जो एक्सेस जो ऑक्सीजन बचा हुआ है O2, वो यहां से बाहर निकल जाए। तो जब यहां पे वाटर ट्रैप हुआ, रिएक्ट किया, यहाँ पे CO2 रिएक्ट किया, तो इस एपरेटस दोनों का वेट जो पहले हमने लिया था उससे कुछ बढ़ जाएगा, अमाउंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज अमाउंट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना इसका वेट इंक्रीज हुआ इस एपरेटस का, उस एपरेटस को हम लोग क्या किए, निकाल लिए। क्या था, तो पहले हमने इसका वेट लिया था, प्रीवियस वेट माइनस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद उसका वेट, दोनों का वेट हम लोग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं निकलने के बाद x आया, तो x माइनस जो है इसको मान लेते हैं x फाइनल, और पहला था x इनिशियल। ठीक, डिवाइडेड बाय जितना हमने सैंपल लिया था। एक चीज यहां पे और देखिए, जो रिएक्शन है, ठीक है, कि C जो है या फिर H जब कंबाइन हो रहा है, 2H कंबाइन हो रहा है किससे, हाफ O2 से, तो ये बना रहा है क्या, H2O। तो ये जो वेट आया है आपका, ये जो वेट आया है, ये किसका वेट है, ये हम फर्स्ट केस के, इस केस के कंडीशन में आपसे पूछ रहे हैं। इसके कैल्शियम क्लोराइड जो ट्रैप किया वाटर को, तो ये किसका वेट है, वाटर वेपर का सर, वाटर का, बिल्कुल सही। ये वेट है जो वाटर ट्रैप हुआ, जो वाटर वहां पे रिलीज हुआ था बर्निंग के बाद, उस वाटर का वेट है ये। ठीक है, हमको वेट किसका निकालना है, हम एनालिसिस किसके लिए कर रहे हैं, वाटर के लिए या हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए सर शायद, हाइड्रोजन के लिए।
तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन कितना पार्ट है वो निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिए 2 पार्ट हुआ हाइड्रोजन, तो ये है 18 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ 18 पार्ट। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 2/18 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसमें कहीं परेशानी है तो बोलिए, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो फिर आगे भी प्रॉब्लम रहेगा। अभी दो सब इसी तरीके से चलेगा। सर एक बार और सुनिए। एक बार और, जैसे ठीक से समझ में नहीं आया। चलिए पहला स्टेप हमने क्या किया, जो सैंपल था हमारा उसका नोन अमाउंट ऑफ सैंपल हमने कोल का लिया। ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ सैंपल लिया, उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया तो जो भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई दे रहे हैं। अगर कम सप्लाई देते तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता था, लेकिन हम ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई दे रहे हैं। फ्यूल हमारा जो कोल ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम है, तो इसके कारण क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्ट हो गया कौन, कार्बन, जितना भी उसमें कार्बन था, और जितना हाइड्रोजन था वो H2O में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। ठीक है, ये दोनों जो है इस पाइपलाइन के थ्रू, जो ये लाइन है हमारा, यहां से क्या हुआ, इधर से ऐसे पास हुआ, यहां से ऐसे आया। ठीक है, इधर से निकल के जब वो आया तो आगे जाके फिर ये क्या हुआ, यहां से जैसे ही ये जो गैसेस हैं यहां से पास होगा तो इसमें जो वाटर था वो वाटर क्या हो जाएगा, यहां ट्रैप हो जाएगा। इसको ट्रैप करने वाला कौन है, CaCl2, उसको कैप्चर कर लें। तो ClCl2 क्या करेगा, वाटर के साथ गठबंधन सरकार बना लेगा। ठीक है, और ये एनहाइड्रस CaCl2 में इंटू 7H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया। अब देखिए बचा क्या, CO2 और ऑक्सीजन। तो CO2 जो है और ऑक्सीजन जो है ये यहां से निकला, तो यहां से जैसे ही ये इस साइड से, इधर तो बंद है, तो नीचे की तरफ जैसे ही आया, यहां पे क्या है कि CO2 जो है, CO2 को कैप्चर कर लिया गया। ये देखिए, और जो रिमेनिंग यहाँ पे बच गया वो क्या था, ऑक्सीजन, वो यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये इसको कौन का कम वो करेगा, तो KOH ने किसको पकड़ लिया, इस CO2 को, और बनाया क्या, K2CO3 प्लस H2O। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका वेट, इसका इस जो ये हमारा 1 नंबर ऑफ एपरेटस है, इसका वेट हमने पहले ले लिया था, नॉन वैल्यू था। ठीक है, इसका जैसे ही यहाँ पे H2O यहाँ पे कैप्चर किया तो कुछ ना कुछ इसका वेट बढ़ गया होगा। वो जो बढ़ा हुआ वेट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया उसके पहले वाले वेट से माइनस करके। ठीक, तो वही X फाइनल माइनस X इनिशियल, यानी CaCl2 इंटू 7H2O का जो वेट था वो CaCl2 के वेट से हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो यहां से हमको क्या मिल गया, H2O का वेट जो है मिल गया। अब H2O का वेट मिल गया, लेकिन हमको H2O का परसेंटेज नहीं निकालना है, हमको परसेंटेज निकालना है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम लोग उसमें जो ग्राम एटॉमिक नंबर वगैरह मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि इसका 1 ग्राम अगर होता है तो कैसे हम लोग निकालते थे, इसका हाइड्रोजन का 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन का 16। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 ग्राम, यानी 2 पार्ट होगा। तो यहाँ वाटर का कितना पार्ट होगा, 16 ये ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, तो कितना हो जा रहा है, 18 पार्ट।
यानी अगर ये 2 है तो ये 18। ठीक है, तो इस वेट से हम उसका कंपेरेटिव वैल्यू निकाल लेंगे कि 2/18 इंटू डिफरेंस इन वेट, 2/18 इंटू नहीं आ डिफरेंस इन वेट। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो फिर यही केवल हम लोग लिख लेते हैं, H2 प्लस O2। क्या सर बनेगा? हाइड्रोजन को क्यों निकालना है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है सर? क्या हाइड्रोजन को बोल रहे हैं, बोलिए? मतलब निकालना क्यों है? हम लोग को हाइड्रोजन कितना है उस कोल सैंपल में एनालाइज करना है। ओ, सर ये आ कहाँ एक रहा कोल है? एक कोल सैंपल, कोई भी कोल, देखिए कोल डिफरेंट माइंस से हमको मिलता है। एक ही माइंस में अगर 2 एरिया में कोल है तो उसका हो सके कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हमको किसी कोल सैंपल का अगर पता ही नहीं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, तो उससे क्या 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 अगर उसको बर्निंग कराते हैं तो कौन सा जो कंपाउंड कितने क्वांटिटी में बनेगा ये हमको पता नहीं है। तो उसको ट्रैप करने के लिए वो अगर जो हार्मफुल गैस, जैसे मान लीजिए इसमें सल्फर का क्वांटिटी है, तो इस सल्फर को अगर हम बर्न करेंगे तो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SO2 गैस में बनेगा। ये SO2 गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमको अगर उसको बर्न करना है तो वैसा कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम इस SO2 गैस को ट्रैप करें या फिर उसको न्यूट्रलाइज करें। अगर नहीं मिल रहा है तो हम इसको सोचेंगे इस फ्यूल को अवॉइड करने के लिए। समझे? तो उस फ्यूल का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हमको उनका एनालिसिस करना जरूरी है। अब उस एनालिसिस में हमको जो उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट का क्वांटिटी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वांटिटी किस मात्रा में वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसका परसेंटेज में ज्यादातर वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस सैंपल में कितना परसेंट है, इसमें कितना परसेंट है। वो एक रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। समझे? बताओ, सबके सब कहाँ कनेक्टेड है ना हम? यस सर है। अच्छा, नहीं आवाज नहीं आता तब लगता है कि कहीं डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो गए। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन में जो हम लोग क्या पढ़े थे कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक AMU का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसका 1 AMU के बराबर होता है, वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इसलिए इसका क्या है, हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस 16, तो ये कितना हो गया 18। और यहाँ पे ये 1 ग्राम। तो 1 इंटू 2, तो ये 2 पार्ट, तो ये कितना है 18। तो हमको यहाँ पे क्या मिला है, हमको यहाँ पे H2O का क्वांटिटी मिला है। जो डिफरेंसेस हैं वो H2O का मिला है। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। समझे कि क्या चीज, 18 ग्राम जब वाटर है H2O, तो कितना ग्राम वो हो रहा है हाइड्रोजन, 2 ग्राम। और जब वाटर जो डिफरेंसेस है हमारा मान लेते हैं कैपिटल X ग्राम है, तो क्या होगा 2/18 इंटू X। यही तो हम वहां पे किए हैं।
तो यहां से क्या हो गया, हमको क्या चीज का वैल्यू मिल गया, उस सैंपल में हाइड्रोजन कितना है। तो यहां से हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन कितना है। तो इसीलिए तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला हो गया, कार्बन जो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का, H परसेंटेज की 2/18 इंटू डिफरेंस इन द वेट ऑफ एपरेटस, डिफरेंस इन वेट हम सीधा लिखते हैं, बाय सैंपल वेट इंटू 100। ये हो गया। यही चीज आपके इस फॉर्मूले में यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 इंटू 2 इंटू 100 बाय वेट ऑफ द कोल सैंपल इंटू 18। ठीक, इसी तरह हम कार्बन का भी वो निकाल लेंगे। तो कार्बन का क्या होता है 12, और ये जो है 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का CO2 का कितना हो जाएगा, 12 कार्बन का प्लस 16 इंटू 2 हो गया आपका कितना 44। तो जो CO2 के कारण वेट अगर इंक्रीज हो रहा है KOH वाले ट्यूब का, तो उसमें अगर 42 जो है बाई वेट 42 ग्राम अगर CO2 है, तो वहां पे कितना होगा 12 ग्राम आपका कार्बन होगा। तो इसीलिए इन द इंक्रीज वेट ऑफ COOH कितना ग्राम आपका कार्बन हो जाएगा 12/44। और उसके बाद हम उसका जो ये निकल गया कि कार्बन कितना हुआ, उसके बाद वेट ऑफ द कोल सैंपल इंटू 100, इस तरीके से हमारा कार्बन का परसेंटेज भी वहां पे निकल जाएगा। इसको ये डिटेल को हटा रहे हैं, इसका वो ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए इस पेज का। हो गया। यस सर। यस सर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस है, बुक वगैरह है उस बुक का क्वेश्चन ले लीजिएगा। ऐसे ये बुक नेट पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा। और भी जो है यस ये क्वेश्चन लीजिए। सर ऊपर कीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
इसका थोड़ा साइज छोटा करते हैं। चलिए आगे बढ़ाएं। ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, कुछ कुछ टर्म्स वगैरह हैं, क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे तो टर्म्स आपको याद होंगे, ठीक है। और उसका भी ऑक्टेन नंबर, सेटेन नंबर, ये सब जो है, ये जो आपका पेट्रोल और डीजल वगैरह का, ये अभी आगे आना है। आगे करें। सर ये सब पढ़ा है क्या? नैप्चा, व्हाट इज क्लास पॉइंट, ये सब? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। ये सब आएगा आपको फिर लुब्रिकेंट में, फ्लैश पॉइंट, ये सब चीज आगे आएगा। अभी इसमें फ्यूल के साथ साथ आपको लुब्रिकेंट भी है। अभी ये बस आपको वो कर दे रहे हैं कि आप इसमें जितना क्वेश्चन आपको अभी तक पढ़ाए हैं उसमें है कि फ्यूल, उसका फ्यूल का, फिर ड्यूलॉन्ग फार्मूला, ड्यूलॉन्ग फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ जो है कोल, ये पढ़ा रहे हैं, उसमें अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हो गया है, अभी अल्टीमेट एनालिसिस चल रहा है। इसके बाद हम लोग जाएंगे पेट्रोल के उस पे, पेट्रोल एंड डीजल वाले पे, लिक्विड फ्यूल, अभी जो है सॉलिड फ्यूल चल रहा है। इसके बाद हम लोग लिक्विड फ्यूल पे जाएंगे, लिक्विड फ्यूल के बाद हम लोग गैसियस फ्यूल पे जाएंगे, वहां पे हम लोग का एलपीजी, सीएनजी, ये सब आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस फ्यूल में कार्बन कंटेंट कितना होता है, यानी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होता है कार्बन सीरीज, इसमें कहाँ पे कौन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक किसका रेंज आता है, किसमें एलपीजी आता है, किसमें कितने तक, जैसे बोले जाता है कि CH4 मीथेन, तो नेचुरल गैस जो है वो, जिसको हम लोग, आप लोग सीएनजी के नाम से जानते हैं, CH4 जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन चेन, तो ये जो सीएनजी के उसमें होता है, तो इसमें केवल CH4 ही नहीं, इसमें और भी थोड़ा बहुत मिला रहता है। कोई भी फ्यूल जो है एक ही बोलेंगे कि इसी कार्बन कंपाउंड से मिला हुआ, वो नहीं, एक रेंज होता है उनका, कि जैसे मान लीजिए C2H6 से लेके C18 तक, ठीक है, C2 से लेके C18 तक आपको पेट्रोल पाया जाता है, C18 से लेके C80 तक डीजल पाया जाता है। तो ये सारा जो है वो हम लोग वहां पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लुब्रिकेंट इसी चैप्टर में। तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा, और इसमें जो टर्म है वो, और जो पढ़े हुए हैं उनको करना है, उस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं। आगे करें। अभी नीचे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब भी आ जाएंगे। ये सब अभी, चलिए स्नैप ले लीजिए, पॉलीमर्स तो पढ़ना है हम लोग को। आगे करें। यस सर। देखिए, आगे करें। यस सर। अच्छा, आप लोग जो बाइक वगैरह चलाते हैं ना, बोलिए, हाँ सर। जी सर। जब बाइक एकदम आके आप लोग रोकेंगे तुरंत ही, तो कभी कभी उसमें आवाज सुनाई देता है, टक 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 टक, ऐसा ऐसा नॉकिंग का, सुने हैं? ध्यान दिए कभी? यस सर।
वही बताता है। ऑक्टेन नंबर जो है, ऑक्टेन और सेटेन नंबर जो है वो उसी का कैलकुलेशन। वही जो नॉकिंग साउंड होता है वो बताता है। तो नॉकिंग साउंड जितना कम है समझिए उतना बढ़िया है। तो पहले जो है आप देखे होइएगा, ये जनरल नॉलेज की बात है, पहले जो आप देखे होइएगा बोला जाता था कि नहीं, अभी अभी आप देखेंगे, पहले की बात नहीं, अभी देखेंगे कि पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल यहाँ मिलता है। यस सर। तो शीशा रहित पेट्रोल का क्या मतलब है कि वहां पे हम लोग जो नॉकिंग जो होता है ना, पेट्रोल जब जलता तो जो नॉकिंग साउंड जो होता है, उस नॉकिंग साउंड को कम करने के लिए हम लोग उसमें लेड का कंपाउंड मिलाते थे। उस लेड कंपाउंड, तो लेड तो बर्न नहीं होगा, वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा पार्टिकल के फॉर्म में। उसी को बाद में पाया गया कि ये तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो उसी को रिमूव किया गया बाद में। तो ये सारा चीज तो उसको क्या बोला गया कि कार्बन का कम किया गया। तो यही उसीलिए उस पे लिखा रहता है अब कि यहाँ पे शीशा रहित पेट्रोल मिलता है। तो शीशा वाला पेट्रोल जल्दी नहीं मिलता है। सर हाँ नॉकिंग साउंड तो सर जब बाइक बोलिए। चला के आते हैं रोकते हैं उसके बाद ना आवाज होता है। नहीं नहीं, बाइक बर्निंग मतलब वो क्या बोलते हैं कि जब इंजन ऑन रहेगा तब वो थोड़े देर के बाद खत्म भी हो जाता है। जब आपको देखे ना मैकेनिक्स, जब आपको करता है, बोलते हैं कि देखे तो इंजन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, तो वो देखता है ना कि कान लगा के देखता है कि आवाज कैसा कर रहा है इंजन। इंजन के आवाज से भी पकड़ा जाता है कि इंजन आपका सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको कभी कभी पूछेगा भी कि कहाँ से ये तेल लेते हैं, तो बोले कि यहाँ से, तो बोले कि अरे उसका फ्यूल तो बहुत खराब है। तो फ्यूल और इंजन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है वो नॉकिंग साउंड। चलिए, यहाँ पे जो नेट कैलोरीफिक, ग्रॉस कैलोरीफिक, व्हाट इज गुड फ्यूल, मस्ट हैव लो एसएस, व्हाट इज सीएनजी, ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। वाई इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल गैस हायर देन द प्रोड्यूसर गैस। कुछ ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इसको एक स्नैप लीजिए, फिर जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा उसका भी स्नैप ले लीजिए, करने के लिए आपको आसान रहेगा। आगे बढ़े, टाइम हो रहा है। यस सर। चलिए पहले हम लोग वो कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला। तो ये 5 तो हमने आपको पहले स्नैप ले लिया है, 5 से आगे का बता देना, ये स्नैप ले लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। तो ये 15 वाला ये दोनों छूट गए, तो बस इतना हो गया। तो ये 15-16 क्वेश्चन है। ऊपर आपका क्या बोलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल पहले कराया भी हुआ है, तो इसको क्वेश्चन वगैरह को कीजिए, बाकी नोट्स वगैरह भेज देते हैं। ठीक, अब कंप्लीट करें, क्लास को खत्म करें आज के लिए।